20TV इंडिया पर लगातार ये विशेष कवरेज जारी है और दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए को सौंपी गई है दिल्ली धमाके की जांच। एनआईए हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी और गृह मंत्रालय ने ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। कल से एनआईए के अधिकारी लगातार काम कर रहे थे और अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। पूरी जांच एनआईए करेगी और बहुत जल्द उम्मीद है कि रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन कल जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से ये हो रहा था कि जांच कौन कौन सी एजेंसियां करेंगी। तमाम एजेंसियां कल से जांच में जुटी थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी और दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लगातार जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और फिलहाल जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो ये है कि एनआईए को दिल्ली धमाके की जांच सौंप दी गई है। मुकेश हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इस बड़ी खबर पर। एनआईए हर एंगल से जांच करेगी और बड़े खुलासों की उम्मीद अब जग रही है। मुकेश, देखिए, बिल्कुल एनआईए वो एजेंसी है जो इस तरह के मामलों को हैंडल करने के लिए देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और इसका गठन भी इसलिए किया गया था कि अलग अलग राज्यों में जो विस्फोट होते हैं, जो ब्लास्ट होते हैं या जो बड़े मामले होते हैं, चाहे वो अपराध के हों या टेरर के हों, उनकी जांच एनआईए करेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों की पुलिस एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करती है, इसीलिए एनआईए का गठन किया गया था। और अब गृह मंत्रालय ने इस मामले की जाँच ऑफिशियल तौर पर एनआईए को सौंप दी है। यानी कि दिल्ली पुलिस ने जो केस दर्ज किया था वो केस अब एनआईए को ट्रांसफ़र हो जाएगा और एनआईए आधिकारिक तौर पर इसकी जांच अपने हाथ में ले लेगी। अभी तक इस पूरे मामले की जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, हरियाणा पुलिस कर रही थी, यूपी एटीएस कर रही थी। तो अलग अलग राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई थी। लेकिन अब केवल एक ही एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इस पूरे मामले की जांच करेगी और आज शाम को ही जो दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है वो केस जो है एनआईए को ट्रांसफ़र हो जाएगा। एनआईए के पास ऐसे मामलों को हैंडल करने के लिए तेज तर्रार अफसर भी हैं और एनआईए के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो उनके अपने हैं। वो अपने तरीके से मामले की जांच को आगे बढ़ाएंगे। देश के जो बड़े मामले हैं, चाहे वो पहलगाम अटैक हो या दूसरे बड़े मामले हों, उन सभी की जांच एनआईए कर रही है। और अब उसी कड़ी में जो जैश-ए मोहम्मद का ये मॉड्यूल है जिसने ब्लास्ट किया है और जिस मॉड्यूल के लोगों की निशानदेही पर करीब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया है, उन दोनों मामलों की जांच अब एनआईए करेगी और जैसे मॉड्यूल के इस पूरे लिंक को और इसके पूरी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश एनआईए करेगी। तो आज शाम तक दिल्ली पुलिस अपनी एफआईआर एनआईए को सौंप देगी। शाम तक एफआईआर की जो कॉपी है वो एनआईए को सौंपी जाएगी। पूरी जो जांच है एनआईए अपने हाथ में लेगी। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, 3 बजे जो बैठक होने वाली थी उससे जुड़ी क्या जानकारी है? देखिए, थोड़ी देर बाद वो बैठक शुरू होने जा रही है। बहुत बड़ी बैठक है। इससे पहले गृह मंत्री का आवास पर बैठक हुआ था और तमाम लगभग वही अधिकारी इस बैठक में भी हिस्सा लेंगे, चाहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात करें, आईबी चीफ की बात करें, गृह सचिव की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी जो है वर्चुअल तौर पर जोड़ेंगे। जो ये लाल किले ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो फाइंडिंग जो आया हुआ है उसके सारे तार एक से जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब होम मिनिस्ट्री ने इसको एनआईए को हैंडओवर कर दिया, इसका मतलब यह है कि साफ तौर पर इस पर टेरर एंगल सामने आ रहा है, यानी आतंकी गतिविधि से लिप्त आ रही है। इससे पहले आधिकारिक तौर पर कोई भी अगर सरकार की बात करे उसमें यह नहीं कहा गया है कि इसमें आतंकी समूह शामिल है, जैश की बात आ रही है या जो दूसरे समूह की बात आ रही है। अब ये साफ तौर पर है कि टेरर एंगल है और आतंकी ग्रुप इसमें शामिल है, जिसमें सूत्र बता रहे हैं कि जैसे मोहम्मद का इसमें हाथ है, इस जो घटना जो लाल किले में हुआ है। बिल्कुल। और मुकेश, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर मिल रही है। जिस घर में रेड पड़ी वो डॉक्टर शाहीना का घर बताया जा रहा है। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीना भाई बहन है। छापेमारी के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर डॉक्टर परवेज के घर छापेमारी चल रही है। जिस घर में छापेमारी हो रही है वो डॉक्टर शाहीना शाहिद का घर है। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीना भाई बहन है।
और रणवीर हमारे सहयोगी जुड़ गए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लखनऊ में भी कार्रवाई देखने को मिल रही है, सख्त जांच वहां पर हो रही है, कड़ी सुरक्षा का पहरा वहां पर नजर आ रहा है और इस बीच छापेमारी की भी खबर मिल रही है। रणवीर, क्या अपडेट इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे डॉक्टर शाहिना शाहिद जो है ये अरेस्ट हुई थी और पता चला कि ये लखनऊ की रहने वाली, और आज सुबह डॉक्टर परवेज के घर रेड हुई। बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज दोनों भाई बहन हैं। उनका जो पता है उस जगह पर आप देखिए कि लखनऊ पुलिस और यूपी एटीएस की टीम पहुंची हुई है। और आपको अगर बताएं डॉक्टर शाहीन के बारे में, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन हुआ था कानपुर के गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज में। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी लगभग 2005 के आसपास, लेकिन साल 2013 में वो अपने मेडिकल कॉलेज को बिना बताए छोड़ करके कहीं भाग गई और 2015 में बताया गया कि उसका तलाक हो गया। तलाक होने के बाद वो कहाँ रही, किसके संपर्क में रही, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल ये पता चला कि साल 2021 में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर शाहीन को निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। और अब यहाँ जो रेड पड़ रही है ये पड़ी है डॉक्टर सईद अंसारी के घर, जो कि पिता हैं डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन के। डॉक्टर शाहीन जो कि मुजम्मिल की सहयोगी थी, ये जिसकी कार से हथियार बरामद हुए थे, वो लखनऊ की रहने वाली है। तो लखनऊ में 2 जगह उसका घर है, एक घर जो कि आयम रोड पर है जहां सुबह रेड हुई थी, और दूसरा घर जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, हजरतगंज का इलाका लगता है, यहां पर ये रेड हुई है। तो डॉक्टर शाहीन है, इसके विषय में जानकारी ये मिल रही है कि 12 साल पहले ये यूनिवर्सिटी से बिना बताए फरार हो गई, इसने कोई जानकारी नहीं दी। और उसके बाद अब जो रेड पड़ी है डॉक्टर सईद अंसारी जो कि परवेज़ और शाहीन के पिता हैं, उनके घर पर, जो पुश्तैनी मकान है यहाँ पर, और जो गाड़ी डॉक्टर परवेज़ के घर पर मिली थी, ऑल्टो गाड़ी, उसने खरीदी थी दिलशाद नाम के व्यक्ति से, जो सहारनपुर का रहने वाला है। और सहारनपुर से दिलशाद नाम के व्यक्ति की गाड़ी खरीद करके वो लखनऊ आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराता है और यहाँ रहता है। वो जो डॉक्टर परवेज़ है ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बताया जा रहा है, और जो डॉक्टर शाहीन थी ये कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर रही। तो परिवार में ये 2 डॉक्टर, दोनों भाई बहन, और दोनों भाई बहनों से क्या कनेक्शन है? डॉक्टर शाहीन तो अरेस्ट हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर परवेज़ कहाँ है, उसका क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के भी जो पड़ताल है वो चल रही है। तो फिलहाल आप देखिए तस्वीरों में सामने ये जो लोग हैं ये लखनऊ पुलिस है, बगल में एटीएस के कुछ लोग हैं। सुबह यही लोग पहुंचे हुए थे डॉक्टर परवेज़ के आयम रोड स्थित घर पर, और उसके बाद वहां रेड करने के बाद ये पहुंचे हैं इस इलाके में, जहां आप देखिए कि ये जो है जो रेड अभी इस वक्त चल रही है। तो अभी तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ आए हैं, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। और ये जो टीम है ये अब गली के अंदर जाएगी। हम जहाँ खड़े ये मेन रोड है और जो घर है वो इस गली में है। इस गली के अंदर ये टीम पूरी जाएगी, पड़ताल करेगी। और जो सुबह जिस घर में रेड हुई थी वो डॉक्टर परवेज़ का घर बताया गया और वहाँ पर ताला लगा हुआ था, उस घर में कोई नहीं था। और उसके बाद एटीएस ने उस ताले को तोड़ा, ताला तोड़ करके घर में गए, जांच पड़ताल की, बाहर निकले तो अपना ताला लगाकर एटीएस की टीम निकल गई। और जो गाड़ी खड़ी थी वो सहारनपुर के नंबर की थी, यानी कार जो सफ़ेद रंग की थी, और एक जो बाइक थी वो लखनऊ नंबर की थी। और पता चला कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज़ ये दोनों भाई बहन हैं। तो फिलहाल यहाँ लखनऊ में बड़ी रेड दिखाई दे रही है, और सिर्फ लखनऊ में नहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 3 और ज़िले हैं, यानी उत्तर प्रदेश के 4 ज़िलों में यूपी एटीएस की रेड चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी रेड लखनऊ में है डॉक्टर शाहीन को लेकर के। और अब डॉक्टर परवेज़ का क्या कनेक्शन है ये भी तलाशने की फिलहाल यहाँ कोशिश होती दिखाई दे रही है। तो बड़ी रेड, बड़ी कार्रवाई, दिल्ली ब्लास्ट के ठीक अगले दिन 4 अलग अलग जिलों में रेड, और कोई अधिकारी। चलिए रणबीर, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, और मुकेश और राजीव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपके पास लौटे। लेकिन उससे पहले बता दें कि दिल्ली धमाके के सुराग उस फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ते दिख रहे हैं, जिसे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा से लखनऊ तक चलाए गए ऑपरेशन में उजागर किया था। बिल्कुल, और फरीदाबाद से गिरफ्तार महिला डॉक्टर शाहिना शाहिद के बारे में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि वो जैश के लिए काम करती थी और जैश की महिला विंग के लिए आतंकियों को भर्ती करती थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहिना शाहिद जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की भारत में कमांडर थी। डॉक्टर शाहिना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जैश आतंकी संगठन में वो महिला विंग के लिए आतंकियों की भर्ती करे। महिला विंग का उसके लिए रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा डॉक्टर शाहिना शाहिद को सौंपा गया था। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की पाकिस्तान में हेड सादिया अजहर है,
जो मसूद अजहर की बहन और कंधार हाईजैक केस के मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर की पत्नी है। फरीदाबाद से गिरफ्तार ये डॉक्टर सीधे जैश के आतंकी परिवार से जुड़ी थी। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या दिल्ली ब्लास्ट इसी नेटवर्क की अगली कड़ी था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करने वाली डॉक्टर शाहिना शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शाहिना शाहिद सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में थी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक महिला विंग बनाई है जिसका नाम है जमात उल मोमिनात, और इस महिला विंग को पाकिस्तान में हैंडल कर रही है मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर। तो सईदा अजहर लगातार डॉक्टर शाहिना के संपर्क में थी और यहाँ पर उसको इंडिया में महिला विंग की हेड बना दिया गया था और उसको काम दिया गया था कि वो भारत में जैश-ए मोहम्मद से महिलाओं को जोड़े, उन्हें भर्ती करे और जिहाद के लिए तैयार करे। सुरक्षा एजेंसियां अब शाहिना के सहयोगियों पर नजर रख रही हैं। आतंकवादी नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए शाहिना के डिजिटल ट्रेल की जांच की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर शाहिना सीमा पार के लोगों से संपर्क में थी। फरीदाबाद से ही डॉक्टर मुजम्मिल भी गिरफ्तार हुआ था। सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि मुजम्मिल शाहिना की गाड़ी का ही इस्तेमाल करता था। जब पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली थी तो उसमें से भी विस्फोटक और हथियार मिले थे, जिसके बाद शाहिना को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार किया था। अब शाहिना शाहिद का जैश से कनेक्शन इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा है। उसके अंदर से एक असॉल्ट राइफल मिली है और साथ में 83 कारतूस और 3 मैगजीन मिली हैं। इस कार का प्रयोग मुजम्मिल शकील कर रहा था, जो इस मामले में दूसरा आरोपी है। ये कार थी शाहिना शाहिद की, जो कि लखनऊ के लाल बाग इलाके की रहने वाली है। आपको जैश के आतंकी हमलों के बारे में बताते हैं। 13 दिसंबर 2001 संसद पर हमला, 5 आतंकियों समेत 14 की मौत। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, 7 सुरक्षा कर्मियों समेत 8 की मौत, 6 आतंकी भी मारे गए। 18 सितंबर 2016 उरी आर्मी कैंप पर हमला, 19 सुरक्षा कर्मियों की मौत। 14 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमला, सीआरपीएफ की गाड़ियों पर हमला, 40 सुरक्षा कर्मियों की मौत। अगर लाल किले के पास हुए धमाके का कनेक्शन इन गिरफ्तार आतंकियों से है तो फिर ये एक बड़ी साजिश हो सकती है और आतंकी संगठन जैश का सीधा कनेक्शन इस ब्लास्ट में हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर एंगल से और पूरी तह तक जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ और लगातार इस पूरे मामले की जो जांच है वो तेज होती जा रही है। फिलहाल एनआईए को जांच सौंपी गई है और सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी। कैबिनेट कमेटी की बैठक कल शाम 5:30 बजे होगी। कल शाम कैबिनेट की बैठक से पहले सुरक्षा को लेकर के बैठक होने जा रही है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। बड़ी और अहम बात यह है कि कल शाम 5:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। उससे पहले यह बैठक संभव है। कैबिनेट कमेटी की बैठक कल शाम 5:30 बजे होने जा रही है और उस कैबिनेट कमेटी की बैठक से पहले सुरक्षा पर कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें कुछ फैसले अहम लिए जा सकते हैं। वो कौन कौन से फैसले होंगे वो भी हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। अगर बड़ी और अहम बात यह है कि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं आज से लेकर कल तक। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली धमाकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि साजिश करने वालों को सजा मिलेगी और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रात भर घटना की खबर लेता रहा। बिल्कुल, तो भूटान पहुंची पीएम मोदी ने कहा कि भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में भयावह घटना से सभी के मन को व्यवस्थित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। क्या कुछ कहा पीएम ने, सुनते हैं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश
उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की टीम ने धमाके की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही है टीम। तो एनआईए की अब पूरी जांच में एंट्री हुई है और एनआईए की टीम एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। जांच शुरू हो चुकी है धमाके की, घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। बड़ी और अहम बात यह है कि आज ही एनआईए को आधिकारिक तौर पर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके तुरंत बाद एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर एनआईए की टीम पहुंच गई है और सबूत इकट्ठा कर रही है। हालांकि इसके पहले भी एनआईए की टीम लगातार नजर रख रही थी और अब एनआईए को आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो एनआईए का मतलब यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि अब जांच शुरू कर चुकी है और जैसे ही जांच की जिम्मेदारी मिली वैसे ही ये जांच शुरू हो गई। इससे पहले दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर जो एनआईए है वो जांच शुरू कर चुकी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी खुलेगी। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर आपको बताते हैं। दिल्ली धमाके पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में धमाका दुर्भाग्यपूर्ण है, एजेंसियां धमाके की जांच में जुटी हैं। घटना की तह तक जाएंगे, पीड़ित परिवारों को पूरा सहयोग दिया जाएगा, रेखा गुप्ता की तरफ से ये बयान दिया गया है। और इस बीच यहां पर आप कुछ मूवमेंट होते हुए भी देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें। बिल्कुल, और ये अब से थोड़ी देर बाद जो बैठक शुरू होनी है गृह मंत्रालय में, उसकी ये तस्वीरें हैं जब अमित शाह पहुंच गए हैं इस बैठक के लिए। 3 बजे के आसपास का समय था, 3:15 हो रहा है और ये देखिए बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली धमाके पर लगातार एक्शन जारी है, बैठकों का दौर चल रहा है और गृह मंत्री ने एक सुबह बैठक की थी 11:30 बजे के आसपास। अब एक बार फिर से 3 बजे एक बैठक कॉल की थी जो कि 3:15 बजे के आसपास अब शुरू होने वाली है। खुद पहुंचे हैं गृह मंत्री, इसमें तमाम बड़े अधिकारी, आला अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में कुछ अहम फैसले और हो सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर आला अधिकारियों के साथ उनके आवास पर ये बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए और उन्हीं में से एक निर्णय ये बताया जा रहा है कि जो पूरी जांच है वो एनआईए को सौंप दी गई है। अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही थी और जो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर एनआईए को जांच सौंप दी गई है। एनआईए पूरी तरह से अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम टीम्स घटनास्थल पर पहुंच गई हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और बड़ी और अहम खबर एक और बताते हैं आपको। दिल्ली हमले पर जेडीयू नेता संजय झा का बयान आ गया है। उन्होंने कहा आतंकी घटना पर जरूर एक्शन होगा, पहले हर साल ऐसी घटना होती थी। पूर्ण सवाल मैं अब दिल्ली की घटना को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में जिस तरह से लाल किले में धमाके की घटना हुई है, उसके बाद यहाँ बिहार में भी उस पर सवाल जवाब जब हुए, पप्पू यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में ये कहा है कि गृह मंत्री इस सवाल का जवाब दें कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, ये ब्लास्ट कैसे हो गया, क्योंकि वो इलेक्शन में बिजी थे इसलिए चूक हो गई। ये उनका बड़ा आरोप है। तो इस सब तो भाई इलेक्शन में स्वाभाविक है, हर एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है, तो हर एक पार्टी के लोग क्या जो गृह मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाते हैं, वो चुनाव में नहीं जाते हैं। ये पहली बार हो रहा है क्या? तो जब ये होता है तो स्वाभाविक है, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे अपने पार्टी के लिए, अपने अलायंस के लिए प्रचार करने जाते हैं। ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उससे पहले ये हर एक साल कोई न कोई घटना दिल्ली में होती थी। हम लोग तो देखते थे कितना ब्लास्ट होता था, कौन सेफ रहता था दिल्ली में। राजधानी था दिल्ली, मुंबई आपका फाइनेंशियल कैपिटल रहा, वो सेफ नहीं था, और जगह का भूल जाइए।
तो 11 साल में कोई घटना नहीं हुई, ये घटना हुई है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उससे पहले कुछ बोलना उस पर कि आतंकवादी घटना थी या कोई और बात था। लेकिन अगर आतंकवादी घटना है, मुझे निश्चित रूप से लगता है, कल गृह मंत्री जी को भी देखे, उनका भी बयान आया है, तो उस पर जो भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग दिल्ली में ये बात भूल चुके थे। अगर है तो ये, अदरवाइज कोई है तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात आएगा। तो दिल्ली धमाकों से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अपडेट सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे। बीच बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई आ रही है, आपको बताते हैं। खबर यह है कि ये जो पूरा हमला था, जो दिल्ली लाल किले के पास धमाका हुआ, ये फिदायीन हमला था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। दिल्ली बम धमाकों पर सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है। कार धमाका फिदायीन हमला था। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने एनडीटीवी से कहा कि लाल किला के पास फिदायीन हमला हुआ था और जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया था, जो प्राथमिक जानकारियां सामने आ रही थी, अंदेशा इसी बात का लगाया जा रहा था कि बहुत मुमकिन है कि ये एक फिदायीन हमला हो। चलती कार में इस तरह से ब्लास्ट होना, कार को कई घंटों तक एक जगह पर रोक कर रखना, कार में बैठना, फिर उसके बाद फर्दर इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना और फिर जिस तरह से ये धमाका हुआ, जिस लोकेशन पर ये धमाका हुआ, एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत हुआ लग रहा था। और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि ये कार धमाका फिदायीन हमला था। मुकेश लगातार बने हुए हमारे साथ। मुकेश, आपके पास और क्या अपडेट इससे जुड़ा? देखिए, बिल्कुल हम सुबह से ये रिपोर्ट कर रहे हैं, हम एनडीटीवी के दर्शकों को बता रहे हैं कि ये एक फिदायीन हमला था। लेकिन अब जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने ये मान लिया है कि ये फिदायीन हमला था और जो कार चलाने वाला शख्स था उसका नाम उमर मोहम्मद है, जो इस घटना में इस बात का शक है कि वो मारा गया है, क्योंकि अभी तक उसकी डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। उमर मोहम्मद के परिवार के लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं और अब से डीएनए की जांच होगी, जिससे साफ होगा कि जो मारा गया शख्स है क्या वो उमर मोहम्मद था। लेकिन गाड़ी चलाते हुए जो शख्स गाड़ी चलाकर आया था वो उमर मोहम्मद ही था और उसके बाद से उमर मोहम्मद मिसिंग है। इसीलिए जिस तरह से मूविंग गाड़ी में, यानी कि चलती हुई गाड़ी में धमाका हुआ और लाल किले जैसी आइकॉनिक जगह को चुना गया, वो साफ दिखाता है कि किस तरह से मूविंग कार के अंदर जो ब्लास्ट अगर होता है तो ये कोई सामान्य बम ब्लास्ट नहीं होता है। ये मूविंग कार के अंदर अगर ब्लास्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक फिदायीन अटैक का शक पहले से था, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि ये फिदायीन हमला था और उमर मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि उसके शव की पहचान तभी हो पाएगी जब उसके शव का जो डीएनए सैंपलिंग है वो होगा, उसके बाद ही इसकी पहचान हो पाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि लाल किले जैसी आइकॉनिक जगह को चुना गया जिससे कि पूरी दुनिया का ध्यान इस ब्लास्ट पर जाए, पूरे देश का ध्यान इस ब्लास्ट पर जाए। इस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ ये हमला किया गया था और एजेंसी ने माना है कि ये फिदायीन अटैक था। जी चलिए, अब नजर बना के रखिएगा मुकेश, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन दिल्ली में धमाके के तुरंत बाद वहां आसपास के लोग भयभीत हो गए थे। लाल किले के आसपास के कारोबारी तुरंत अपनी दुकान बंद करके वहां से भागे। और उन चश्मदीदों से हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने खास बातचीत भी की, आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। कि हम इस वक्त चांदनी चौक इलाके में हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जी सर, गुफरान नाम है। गुफरान, आप यहाँ यहीं रहते हैं? क्या करते हैं? जी यहीं रहते हैं, पटरी लगाते हैं यहीं पे। कल जब ब्लास्ट हुआ तो आप कहाँ थे? हम यहीं थे, दुकान पे ही थे, दुकान बढ़ा रहे थे। ब्लास्ट हो गया था ना, बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी, ऐसा लग रहा है पैरों तले जमीन खिसक गया। तो सबने जल्दी जल्दी मार्केट बंद करने के लिए बोला तो मार्केट जल्दी बंद कर दिए थे। आप भी यहीं के? तो जब ब्लास्ट हुआ तब कहाँ थे आप? मैं शॉप में था, मेट्रो गेट नंबर 1 से ऊपर चार दुकान छोड़ के मेरा ऊपर वही दुकान एकदम वहीं पे था। तो आपकी दुकान में कुछ नुकसान हुआ है क्या? मेरे दुकान का डिस्प्ले पूरा गिर गया। अच्छा। एक समझो जोर से धमाका हुआ और वो मैं कुछ देखने में धमाका हुआ तो मैं देखा इधर इधर वो डिस्प्ले गिर रहा था और पूरी दुकान हिल गई थी। तो मैं तो वही 1 मिनट के लिए तो वहीं हो गया था, फिर बाहर जाके देखा। आप भी गिर गए? हाँ यार, वो इतना बड़ा धमाका था तो वो कुर्सी से नीचे गिर गया। वो डिस्प्ले गिर रहा था, वो दुकान हिल रही थी और गिर रहे थे कुछ। तो फिर मैं देखा, बाहर देखा तो लोग बहुत भगदड़ थी, फिर उधर जा नहीं पाया बस। हाँ, इसमें है ना बड़े आतंकी संगठन का खुलासा हो रहा है जिसमें डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। अमोनियम नाइट्रेट की जगह ब्लास्ट कराया गया। हाँ, वो तो ऐसे ही दिख रहा है बस। वो तो
लोग आ रहे थे, अब लोगों को मैं तो बोल रहा था कि भागो मत, कुछ नहीं होगा, बस लोग इधर उधर भाग रहे थे। आप भी सर हिला रहे हैं, आप भी थे कल उस वक्त? ये हम तो उस प्रोग्राम में थे कि जो गेट के पास प्रोग्राम चल रहा था वंदे मातरम का, दिल्ली पुलिस का। उस प्रोग्राम के बाद तो हम चले गए थे, मगर उसके 5-10 मिनट बाद ये धमाका हुआ है। अच्छा, अंदर लाल किले के उधर? नहीं, मेन गेट पे जो लोहे का गेट बना हुआ है वहीं पे दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा। वंदे मातरम का। मैं तो यहाँ रेडी लगाता हूँ, यहीं कोने पे चीले की और ब्रेड की। अच्छा। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, अपने दुकानदारी कर रहा था, बहुत तेज से बम फटा। जो आग जो लगी थी बहुत ऊंची गई थी, ऑटो वोटो पता नहीं क्या क्या आदमी बता रहे थे। यहीं से मैंने जैसी भगदड़ मची ना, 5 मिनट के अंदर अपनी रेडी लेके भाग गया मैं। सारा माल का माल ऐसे की बंद करके लेके चला गया। उन्हें कोई बड़ा हादसा हो गया। तो आग इतनी थी और बहुत ज्यादा आवाज बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में आपको क्या लगा, सीएनजी किट फट गई है, क्या हुआ? कोई कह रहा सिलेंडर फटा है, कोई मैंने सिलेंडर की तो है नहीं, आवाज होती है बहुत ज्यादा तेजी की आवाज हुई थी, बहुत ज्यादा। ये जिंदगी में 30-35 साल से रेडी लगा रहा हूँ साईं चौक में ही, अपना दर करके नहीं है, लेकिन ऐसा हादसा मैंने कभी नहीं देखा। और दिल्ली में हुए कार धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए अब भी जंग लड़ रहे हैं। इस धमाके ने परिवारों को उजाड़ दिया। जिनके अपने बिछड़े हैं उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। 10 नवंबर सोमवार शाम करीब 6:50 पर दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका होता है। धमाके की गूंज थमी तो चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। चांदनी चौक से लेकर अस्पताल तक चीत्कार मच गया। लोग अपनों की तलाश करने लगे। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। ये मेरे दामाद है। हाँ, मेरे बहनों ये है। और ये उस वक्त लाल किले में था? हाँ जी, बिल्कुल लाल किले में था। चलाते ही हैं? बैटरी रिक्शा चलाते हैं जी। चलाते हैं बैटरी रिक्शा चलाते हैं। तो ये देखिए मोहसिन भी अभी लापता हैं। बिहार के रहने वाले पंकज कई साल से दिल्ली में रहकर कैब चलाते थे। उनके दोस्त अभिषेक सोमवार रात से ही एलएनजेपी अस्पताल से लेकर मॉर्चुरी तक का चक्कर लगा रहे हैं। सोमवार सुबह ही पता चला कि पंकज की डेड बॉडी मॉर्चुरी में रखी है। अब उसके परिवार के लोग पंकज की डेड बॉडी की पहचान करने के लिए आए हैं। टैक्सी चला रहे थे ओला। अच्छा, जब ये हादसा हुआ वहाँ उस इलाके में टैक्सी चलाने का काम करते हैं? अच्छा, तो अब उनकी शिनाख्त किस तरीके से हुई है? पुलिस ने आपको कब सूचना दी? रात को सूचना दी थी। अच्छा, पता लग गया था, होलिया पूछे बताए तो बताए, फिर हम लोग यहाँ आए। इसी तरह जुम्मन के चाचा इदरिस भी अपने भतीजे को खोज रहे हैं। इदरिस बताते हैं कि जुम्मन ई रिक्शा लाल किले के पास चलाता था, कल रात से लापता है। भतीजा है मेरा जुम्मन नाम का। आप दिखाइए तस्वीर आप उनकी। तो यहाँ पर जुम्मन जो है इनके भतीजे हैं इदरिस जी के, और वो उनको ढूंढने यहाँ आए हैं। ये क्या करते हैं और कब से गायब हुए? ये बैटरी रिक्शा चलाते हैं। 5 बजे घर से निकले थे। एक्चुअली लाल किले पे सवारी होते हैं, तो वहाँ से टूरिस्ट वगैरह उठाते हैं। अब इनका मोबाइल जब से बंद है, तो 8 बजे से यहाँ अर्बन हॉस्पिटल है। अर्बन में देखा, कंफर्म करा, लिस्ट देखी, कुछ पता नहीं। अब यहाँ है, यहाँ से भी कुछ कंफर्म नहीं है। धमाका इतना तेज था कि इसके निशान पास ही मौजूद जैन मंदिर पर दिखे। धमाका इतना जोरदार था कि यहाँ पर देखिए तमाम टुकड़े जले हुए यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, ये किसी व्यक्ति का सिर का ऊपरी हिस्सा है जो कि ब्लास्ट के बाद चीथड़े उड़ के और जैन मंदिर के ऊपर आके गिरा हुआ है। इसमें कान दिखाई दे रहा है, साइड का गाल और बाल भी दिखाई दे रहे हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ उस टाइम मैं अपने ऑफिस में ही काम कर रहा था, तो ब्लास्ट की वजह से मेरा शीशा टूटा। तो मैंने सोचा कि हो सकता कि आप देख रहे हो शीशे के पार भी एक रूम है, तो मैंने कि उसमें शायद गैस बन गई, उसकी वजह से ये शीशा टूट गया है। शीशा काफी मोटा था। तो जब मैं अपने रूम की तरफ उसके दूसरी तरफ देखा कि भाई इसमें कैसे ब्लास्ट हुआ, तो जब तक मेरी नजर बाहर पड़ी तो बाहर बहुत तेज भगदड़ मच रही थी। तो मैं बाहर, हमने लोगों से पूछा भाई क्या हुआ, तो लोग बोले कि रोड पे जो है कोई ई रिक्शा फटा है, या बैटरी वाला रिक्शा फटा है, या सीएनजी कार का कोई टैंक फट गया गैस वाला, तो इसका धमाका है। ब्लास्ट में भगीरथ पैलेस के बड़े दवा कारोबारी ने अपना जवान बेटा खो दिया। दवा कारोबारी अमर कटारिया की भी मौत हो गई।
34 साल के अमर कटारिया भगीरथ पैलेस में अपनी दवा की दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त ब्लास्ट हुआ और वो भी उसकी चपेट में आ गए। तो ये एक बहुत ही एक दर्दनाक मंजर है इस तरीके से, और तो ये आप देखिए। निकेश कुमार बताते हैं कि धमाके में उनके पोते पंकज सैनी की भी मौत हो गई। जब शवों को पहचानने के लिए गए तो एक चेहरा उन्हें पंकज का दिखा। इस पे पूरा ब्लड, एक्चुअली वो पूरा खोल के नहीं दिखाए, यहाँ तक दिखाए फेस पे पूरा ब्लड है। सिर्फ आइडेंटिफाई हाँ, ये सब काले हो रखे हैं। डॉक्टर के द्वारा कि किस तरह की इंजरी हुई? नहीं, अभी कुछ नहीं होता है। अच्छा, और मोर्चरी का एक बार माहौल बताएंगे आप अंदर घुसे थे? मोर्चरी में कुछ बॉडी तो टुकड़े में भी रखे हुए हैं और कुछ वैसे वो पैक हो रखा है, वैसे मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ ज्यादा घायल हो रखे हैं। तो दिल्ली को दहलाने के पीछे किसकी बड़ी साजिश थी? 4 राज्यों से कनेक्शन सामने आ रहे हैं।